Hi friends, this is Kunal and welcome back to Astute Knowledge Academy. First thing, I would like to apologize to you all because बहुत दिनों बाद वीडियो मैंने पोस्ट की है इस बार बिकॉज कुछ पर्सनल इशू के चलते मुझे वक्त नहीं मिल पाया वीडियो बनाने के लिए। लेकिन यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है विद इन अ वीक और 2 मार्च में। सो पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे बिफोर एग्जाम, ठीक है। और अब रेगुलरली वीडियो आएंगी आपको और स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पॉलिटिकल कंसेप्ट, ठीक है, जिसे कहा जाता है पावर। ठीक है, पावर, शक्ति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसका सोशल साइंस में और पॉलिटिकल साइंस में। जब भी हम स्टडी करते हैं अगर हम इसका ओरिजिन देखें, ठीक है, तो बेसिकली पावर का जो ओरिजिन है वो अगेन लैटिन वर्ड से निकल कर आता है। दो मतलब होते हैं पावर के, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में। एक होता है पोटेस्टास, ठीक है, पोटेस्टास का मतलब होता है टू कमांड ओवर समबडी और डोमिनेशन करना, ठीक है। एक मतलब होता है पोटेस्टास का कि किसी के ऊपर कमांड करना, ठीक है, किसी के ऊपर फोर्सफुली या किसी के ऊपर हम फोर्सफुली कोई भी हमारी चीज जब लाते हैं उसे हम कमांड कहते हैं, ठीक है, या डोमिनेशन कहते हैं, यानी कि हमारी उंगलियों पे किसी को नचाना, वो एक तरह का कमांड और उसे ही आप क्या कहोगे, डोमिनेशन कहोगे। और उसे कहा जाता है लैटिन वर्ड में पोटेस्टास, ठीक है। और एक दूसरा मीनिंग होता है पॉलिटिक्स का लैटिन वर्ड में जिसे कहा जाता है पोटेंशिया, ठीक है, पोटेंशिया। पोटेंशिया का मतलब होता है बेसिकली एन एबिलिटी और अ कैपेसिटी, ठीक है। पावर इज नथिंग बट एन एबिलिटी, ऐसे भी इसका मीनिंग होता है, और साथ ही में इट इज अ कैपेसिटी, ठीक है, टू डू समथिंग और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो पावर के लैटिन वर्ड में दो मीनिंग होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर इन पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंशिएशन बिटवीन पावर एंड वायलेंस, पावर एंड अथॉरिटी। सारी ही चीज जितने भी सिलेबस में दी है सारी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, स्टार्टिंग विद सम फेमस कोट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से पावर से रिलेटेड कोट्स और एग्जाम में बहुत सारे पावर की जो थियरीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है बहुत कम लोगों को जो है इसके बारे में पता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में और कोई इसे ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है। आज इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जो है वो पावर के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने की और आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में। चलिए सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि व्हाई पावर इज इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल साइंस। 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग से हम देख रहे हैं कि पावर का जो है वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहा है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। बहुत सारे जो फिलोसोफर्स है 20वीं सेंचुरी के, उन्होंने पावर का न्यू डेफिनेशंस या डायमेंशंस दिए हमें। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो पावर से रिलेटेड बहुत सारी थियरीज दी गई है, हंस मॉर्गनथाउ ने दी है, साथ में नाइस ने दी है। तो उन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाई पॉलिटिक्स, व्हाई पावर इज इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, बिकॉज पावर इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। बिल्कुल भी सेंट्रल होता है पावर पॉलिटिक्स का जब हम स्टडी करते हैं। एंड पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ स्ट्रगल फॉर पावर। क्या होता है, हम लोगों को चुनकर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हम चुनकर देते हैं लोगों को, बाद में वो जब पावर में आ जाते हैं दे सडनली चेंज देयर एटीट्यूड, ठीक है। बिकॉज वहां पे क्या हो जाता है, जो फर्स्ट मीनिंग हम देख रहे थे लैटिन वर्ड का पोटेस्टास, ठीक है, बिकॉज दे ट्राई टू कमांड, है ना, दे ट्राई टू डोमिनेट दी पीपल और सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और वहीं पे जो लोग पोटेंशिया, यानी कि लैटिन का जो दूसरा मीनिंग होता है पावर का जिसे हम कहते हैं पोटेंशिया, उसमें दे यूज देयर कैपेसिटी ऑफ पावर टू मेक द स्टेट वेलफेयर, है ना, वहां पे स्टेट को बेहतर बनाने के लिए भी वो मदद करते हैं। सो बेसिकली पावर इज नथिंग बट, पॉलिटिक्स इज नथिंग बट अ स्ट्रगल फॉर पावर। इस तरह से हम कुछ इसके मीनिंग को भी समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देखेंगे आज, ठीक है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट दिया था, देखिए, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन कहते हैं नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि देखिए लगभग सभी पुरुष जो है वो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, ठीक है। एडवर्सिटी स्टैंड फॉर विपरीतता, ठीक है। बट इफ यू वांट टू टेस्ट मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये लाइन का बहुत ही डीप इंपैक्ट होता है अगर आप समझ पाओ। देखिए जब भी हमें किसी का कैरेक्टर समझना है, किसी भी इंसान का कैरेक्टर समझना है, तो उसे पावर दो।
लेट्स सी हाउ ही बिहेव आफ्टर गेनिंग अ पावर, है ना। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं, जिसके साथ भी हमारे कोई दोस्त होते हैं या जिसके साथ भी हमारे कोई रिलेशन होते हैं, सडनली अगर उनके पास में पावर आ जाती है तो उनमें एक तरह का एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो कोई लोग उसे एटीट्यूड की तरह यूज करते हैं, कोई लोग अपने पास उनको जो पावर मिली है उसका इस्तेमाल सोसाइटी को और बेहतर करने में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के लोग होते हैं। अगर आपको लोगों का कैरेक्टर समझना है तो अब्राहम लिंकन कहते हैं कि उन्हें पावर दीजिए और फिर देखिए वो किस तरह से बिहेव करते हैं। एक वर्ड का ये कोट है लेकिन बहुत ही डीप इसका मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं लाओ जू का मीनिंग क्या है पावर को लेके। एक कोट, मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योरसेल्फ इज द ट्रू पावर, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे के ऊपर मास्टर करना ये सिर्फ एक आपकी कैपेसिटी है, इट इज योर स्ट्रेंथ। लेकिन अगर आपको एक्चुअल पावर जानना है क्या होता है तो यू हैव टू मास्टर योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी जी का डेफिनेशन था पावर को लेके। बाय पावर इज ऑफ टू काइंड्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी। वन इज ऑब्टेन्ड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट एंड अदर इज बाय एक्ट ऑफ लव, ठीक है। आज भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि दो तरह की पावर हमको सोसाइटी में देखने को मिलती है। एक जो वो पावर होती है जो किसी को डरा के या किसी को धमका के या कुछ पनिश करने के डर से हम उनसे कोई चीजें करवाते हैं, तो वो एक तरह की पावर होती है। दूसरी पावर होती है प्यार की, ठीक है। जिस तरह से हम डरा के या लोगों को कुछ पनिश करने के बहाने से उनसे कुछ काम करवा सकते हैं, वही काम हम उनसे प्यार से भी करवा सकते हैं। तो गांधी जी ने पावर को कुछ इस तरह से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। पावर इज बेस्ड ऑन लव इज 1000 times मोर इफेक्टिव एंड परमानेंट देन द वन डिराइव्ड फ्रॉम द फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। देखिए मैकियावेली, जो निकोलो मैकियावेली है वो बहुत ही डिफरेंट उनका पावर का ओपिनियन था। यहाँ पे महात्मा गांधी जी का ओपिनियन जो है वो पावर को लेके बहुत डिफरेंट है, ठीक है। पहले मैं आपको मैकियावेली का थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मैकियावेली ने कहा था कि इट इज गुड टू बी फियर्ड देन लव्ड। इसका मतलब है लोग आपसे प्यार करने से जरूरी है वो आपसे डरे, क्योंकि लोग प्यार में अक्सर अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग आपसे डरेंगे ना तो वो आपके अगेंस्ट कभी बोलेंगे नहीं, कभी आपको अपमानित करेंगे नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सोच थी निकोलो मैकियावेली की, उसी से बिल्कुल ही डाइवर्ट यानी कि बहुत ही डिफरेंट और अपोजिट सोच थी महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पावर इज बेस्ड ऑन लव इज 1000 times मोर इफेक्टिव, ठीक है। यानी कि 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर पावर लव के बेसिस पे स्टैंड करता है तो, और वो ज्यादा दिनों तक टिकता है। लेकिन जो फियर या पनिशमेंट के डर से या इस तरह की पावर से अगर आपको डरा जाता है तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, जल्दी ही खत्म हो जाता है। एक लेजेंड ब्रूस ली का भी मैंने कोड यहाँ पे ऐड किया है, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर रिस्पेक्ट, ठीक है। वहीं पे देखते हैं जेम्स मैडिसन, अगेन फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर है जेम्स मैडिसन, उनका एक कोट देखते हैं, द इसेंस ऑफ गवर्नमेंट इज पावर एंड पावर लॉज एट इट मस्ट बी इन द ह्यूमन हैंड्स विल एवर बी लाइबल टू अब्यूज, ठीक है। और साथ ही देखते हैं जीएस शॉ का डेफिनेशन, पावर डजंट करप्ट मैन, fools however if they get into position of power corrupts power। और ये बहुत ही रिलेटिव कोट है। देखिए आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि पावर जो है वो लोगों को करप्ट नहीं बनाता है, लेकिन कोई ऐसे पागल इंसान के हाथ में पावर दे दी जाए, ठीक है, जो कि पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, वो पावर को करप्ट करता है। और आज की अगर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की, मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करें तो यही हो रहा है। अगर हम किसी बेवकूफ इंसान के हाथ में सत्ता दे देते हैं तो उस सत्ता की लालसा में या अपने पावर का जो गुरूर होता है उसमें वो बहुत सारे गलत काम करता है। लेकिन अगर एक एजुकेटेड और एक समझदार इंसान के हाथ में अगर आप पावर देते हो तो वो उसी पावर का यूज सोसाइटी को बेहतर करने में लगाता है। तो ऐसे दो तरह के इंसान सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। मेन टॉपिक जो है हमारा आज का, दैट इज पावर, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में इसका क्या रिलेवेंस है मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि पावर का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। इन पॉलिटिक्स पावर इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द एक्शन, बिलीफ, बिहेवियर ऑफ अदर, है ना। बेसिकली पावर क्या है, एक तरह की कैपेसिटी है आपकी, है ना, एक आपकी एबिलिटी है
आप क्या कर सकते हो, दूसरे के एक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है, उनके बिहेवियर को भी आप चेंज कर सकते हो। अब दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो आप जो निगेटिव इम्पैक्ट, निगेटिव टर्म अगर देखी जाए तो लोगों को डरा कर धमका कर भी आप उनसे जो है अपने काम करवा सकते हो, या प्यार से भी, जिसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कहेंगे पावर का, प्यार से भी आप लोगों को दो चीजें समझाकर उनसे काम करवा सकते हो। द टर्म अथॉरिटी इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर पावर that is perceived as legitimate or socially approved by the social structure, not to be confused with authoritarianism। ठीक है, यहां पे क्या बोलते हैं, देखिए, शक्ति, बात हो रही है ना शक्ति की, तो शक्ति किसी व्यक्ति को एक दूसरे के कार्य, विश्वास या आचरण को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साथ ही में अथॉरिटी यानी कि अधिकार शब्द का प्रयोग अक्सर सत्ता के लिए किया जाता है, जिसे सामाजिक संरचना द्वारा वैध या सामाजिक रूप से अनुमोदित माना जाता है, ना कि सत्तावाद के साथ भ्रमित होने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पावर को डिफाइन किया जाता है। बहुत सारे वेरियस थिंकर्स ने अपने डेफिनेशन दिए हैं पावर के, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी बेसिक चीजें हम डिस्कस करते हैं, पावर को समझने की कोशिश करते हैं कि पावर होता क्या है। अगेन, पावर इज नथिंग अदर देन परस्यूट एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज एन परस्यूट, अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए ही आप पावर का इस्तेमाल करते हो। एंड दैट पॉलिटिकल रिलेशंस आर मेनली पावर रिलेशंस। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि स्ट्रगल फॉर पावर। तो हम देख सकते हैं जितने भी पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन पावर रिलेशंस, है ना, पावर के रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं जितने भी पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं। पावर इज द क्रक्स ऑफ पॉलिटिक्स, local, national and international. Since the beginning of human, power has been occupying the central position in human relations। ठीक है, जब से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, ठीक है, या कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जब से ह्यूमन जो है वो पृथ्वी पर आए हैं, तब से सबके बीच में एक जो है वो पावर को लेकर डिबेट चल रहा है। ठीक है, सब जितने भी इंसान है पृथ्वी पर, सबको क्या चाहिए? पावर, और ज्यादा से ज्यादा अपने पावर को मैक्सिमाइज करने की ही कोशिश ह्यूमंस की रहती है। और ये शुरुआत के पीरियड से हम देखते आए हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन में पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। टू कॉम्प्रीहेंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस, स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ पावर इन पॉलिटिकल साइंस इज मस्ट। ठीक है, वाई पावर इज रिलेवेंस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई थियरी ना पूछी गई तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस क्या है पावर का पॉलिटिकल साइंस में, तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आप स्टडी सिर्फ मगअप नहीं करते हो, रट्टा नहीं मारते हो, अगर लॉजिकली पढ़ते हो, तब आपको ये सवाल जो है वो बहुत ईजी लगेंगे एग्जाम में। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि अपने लॉजिक जो है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, उसे उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है, ना कि सिर्फ पढ़ने पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार पावर समझ गए तो किसी भी तरह के पावर के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चंस। Again, the idea of power is that of being able to influence the action or decisions of another, whether there will be through the use of soft power tactics or ballot and force। ठीक है, अब जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में ही कहा था आपको कि पावर का दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनके एक्शंस को, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह की चीजें करने के लिए आप दो तरह की पावर का यूज कर सकते हो। एक हो जाएगी आपकी सॉफ्ट पावर टैक्टिक्स। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट, प्यार से आप लोगों को समझा सकते हो कि जो काम वो कर रहे हैं वो गलत है, या तो फिर आप अपने कोई काम उनसे अगर करवाने चाहते हो तो प्यार से उन्हें बोलकर वो काम करवा सकते हो, रादर देन। और दूसरा हो जाएगा बैलेट एंड फोर्स, यानी कि यहाँ पे फोर्सफुली कोर्सिव एक्शन लेकर, लोगों को डराकर धमकाकर, है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर में देखा जाए तो कोविड के पीरियड में क्या था, लोगों को कहा था कि सबको घर में रहना है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, घूम रहे थे। तो क्या किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना पावर यूज किया, लोगों को जो भी घूम रहे रास्ते पे उनको पीटा। जब उनको पीटा तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार बाहर घूमना, अब वो उनको जब प्यार से समझाया था पहले गवर्नमेंट ने कि भाई बाहर मत निकलो, आप
कोरोना में जो है आप वायरल हो सकते हो, आपको वायरस लग सकता है कोरोना का, बाहर मत जाइए। फिर भी कुछ लोग मानते नहीं थे, तो गवर्नमेंट को अपनी पावर का यूज करना पड़ा, लोगों को डरा कर उनसे वो चीज करवानी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से पावर जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रिलेवेंस होता है, और कुछ इस तरह से पावर का यूज किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। अब देखते हैं हम कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जिन्होंने इंडिया के जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर भी इनको कहा जाता है, जिन्होंने पावर को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। ठीक है, सबसे पहले 4th सेंचुरी बीसीसी में एज द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, पावर को क्या कहा था इन्होंने, इट इज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। निकोलो मैकियावेली के जो व्यूज थे पावर को लेकर, सिमिलर व्यू कौटिल्य यानी कि चाणक्य के भी सिमिलर व्यू थे पावर को लेकर। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली भी कहा था। ठीक है, ये इस चीज को याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौटिल्य को किसने इंडियन मैकियावेली कहा था, तो किसने कहा था, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, पावर के 3 डायमेंशन दिए थे। ठीक है, पावर आप नॉलेज से गेन कर सकते हो, मिलिट्री से गेन सकते हो, या वैलर, वैलर यानी आपकी शक्ति, ठीक है, अपनी ताकत से। तो 3 तरह की इन्होंने पावर को बताया था। सिमिलर चीज जो है वो कौटिल्य से ली है हंस मॉर्गनथाउ ने। ठीक है, हंस मॉर्गनथाउ जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशन के फेमस थिंकर है, इनके बारे में हम जब इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे तब इनकी थियरीज को पढ़ेंगे। इनकी भी जो पावर की थियरी थी वो बेस थी 3 तरह के टाइप्स पे, 3 तरह के चीजों के ऊपर, यानी कि एलिमेंट्स के ऊपर बेसिस थी, जो कि था नॉलेज, मिलिट्री पावर एंड वेलर। ठीक है, शक्ति। आज के टाइम में जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, किस चीज के लिए चल रहा है, वो ये पावर के लिए ही तो चल रहा है ना वॉर। अगर हम उसका समरी देखें, बहुत पुराना हिस्ट्री है। पहले 1991 में जब यूएसएसआर था, ठीक है, 1991 के पहले रशिया क्या था, यूएसएसआर, तब यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था, यानी कि रशिया का ही पार्ट था। जब 1991 में रशिया बना, यूएसएसआर का विभाजन हो गया, तब यूक्रेन एक नया कंट्री बन गया और रशिया एक अलग कंट्री बन गया। ठीक है, तब से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था जगहों के लेके। जो ईस्टर्न स्टेट है, अगर मैं आपको जो आज का इंपॉर्टेंट रीजन बताऊं कि क्यों रशिया वॉर में इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, तो जो ईस्टर्न, एक तो पहली बात तो नेटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएसए ने स्टार्ट किया था, उसमें यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, और अमेरिका बहुत सालों से ट्राई कर रहा है कि यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बने। ठीक है, ताकि यूएसए को एक बेस मिल जाए रशिया को फेस करने के लिए, क्योंकि रशिया से बिल्कुल लगकर यूक्रेन है। और एक चीज ये भी है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बने। साथ ही में जो ईस्टर्न स्टेट है, कुछ रशिया के 2 ईस्टर्न स्टेट है, वो सपोर्ट कर, यूक्रेन के जो ईस्टर्न स्टेट है वो सपोर्ट करते हैं रशिया को। ठीक है, वो कहते हैं कि उन्हें रशिया में जाना है। तो इसकी वजह से भी एक पावर का ही जो है वो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। Following Kautilya's realistic line, Hans Morgenthau preferred to define power as a relationship between 2 political actors, in which actor A has the ability to control the mind and action of actor B. जिस तरह से कौटिल्य ने कहा था कि आपको पावर 3 तरह से मिल सकता है, और आपको पावर का इस्तेमाल किस लिए करना है, सत्ता में बने रहने के लिए आपको पावर का इस्तेमाल करना है, ऐसे जो है वो कौटिल्य ने कहा था। उसी तरह से हंस मॉर्गनथाउ ने भी क्या कहा है कि पावर क्या है, ये रिलेशन है 2 लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है, तो जो पावर का इस्तेमाल करके ए क्या करता है, इफ ए हैज द पावर एंड एबिलिटी ऑफ पावर, ही विल ट्राई टू कंट्रोल द माइंड एंड एक्शन ऑफ एक्टर बी, है ना। वहीं पे सर्जनबर्गर डिफाइंस पावर एज द कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अनदर बाय रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैंक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्जनबर्गर भी क्या कहते हैं, पावर इज नथिंग बट अ कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी है कुछ इंपोज करने की, अपनी मर्जी लोगों के ऊपर थोपने के लिए जो है वो आपको पावर का यूज भी किया जा सकता है, बिकॉज इट इज योर कैपेसिटी। वहीं पे जो स्लिचियर है वो डिफाइन करते हैं पावर को। स्लिचियर ऑल्सो मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर एंड इन्फ्लुएंस। पावर इज द एबिलिटी टू मेक अदर्स डू व्हाट दे अदरवाइज वुड नॉट डू। ठीक है, यहाँ पे स्लिचियर कहते हैं कि पावर क्या है, कुछ लोगों से ऐसी चीजें करानी
जो वो खुद से नहीं कर सकते, है ना, या वो खुद से करना ना चाहते हो, फिर भी आप उनसे कराते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो देखिए हेलमेट की, गवर्नमेंट ने कहा है कि हेलमेट पहनना बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए, वो आपकी जिंदगी को बचा सकता है अगर एक्सीडेंट होता है तो। फिर भी लोग इतने आसानी से मानते हैं कि इंडिया में कोई भी चीज इंडिया में आसानी से नहीं मानते हैं लोग। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया वहां पे उन्होंने पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट कुछ पैसे लगा दिए कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको चार्ज किया जाएगा 500 रुपीज से, 1000 रुपीज से। अब लोग क्या कर रहे हैं, वो हेलमेट पहनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उस पनिशमेंट के या पैसे जाने के डर से वो हेलमेट पहन रहे। तो इस तरह से जो है वो क्या होती है, ये एक तरह की कैपेसिटी होती है लोगों को वो चीजें करवाने की जो वो खुद से कभी नहीं करेंगे। वहीं पे रॉबर्ट ढाल जो कि एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, उन्होंने पावर को डिफाइन किया है, पावर इज द एबिलिटी टू शिफ्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स अकॉर्डिंग टू हिम। ए हैज पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट कैन बी डू समथिंग दैट बी वुड नॉट डू अदरवाइज। अगेन जो डेफिनेशन दी थी शॉजनबेगर ने और शिस्लर ने कुछ उसी तरह से सिमिलर है प्लूरलिस्ट थिंकर रॉबर्ट डाल की। वो भी कहते हैं कि पावर क्या है, इट इज अ एबिलिटी और कैपेसिटी इन विच यू मेक द एक्टर बी, और आप एक्टर बी को वो चीजें करने के लिए मजबूर करते हो जो वो करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो पावर का यहाँ पे कुछ निगेटिव भी देख रहे हैं हम एस्पेक्ट और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी थियरीज है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जैसे कि रियलिस्ट थियरी हो गई हंस मॉर्गनथाउ की, जीरो सम थियरी हो गई, सुपर पावर, ग्रेट पावर, मिडल पावर, रीजनल पावर। इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में पावर को जो है वो 3-4 टाइप्स में डिस्टिंग्विश किया है। साथ में जोसेफ नाई की जो है वो सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर का कंसेप्ट भी हमें इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना है। और इन इन इससे पावर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं थरोली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन के एग्जाम्पल के साथ याद रखिए, तो इस कंसेप्ट को समझने में आपको बहुत मदद होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं, वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स द्वारा दी गई डेफिनेशन है। जैसे कि देखते हैं स्टार्टिंग में बर्ट्रैंड रसेल की डेफिनेशन पावर को लेकर, पावर डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल हिज डिजायर और टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब यहाँ पे पावर को क्या डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये पावर को कहते हैं कि ये इंसान की एबिलिटी है उन चीजों को पाने की, ठीक है, जो वो चाहता है, ठीक है, एंड अचीव हिज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। साथ ही में एचवी विजमन कहते हैं पावर इज द एबिलिटी टू गेट वंस विशेस कैरिड आउट डिस्पाइट अपोजिशन। अगेन वही बात जो हम पहले कर रहे थे, वाइसमैन क्या कहते हैं कि पावर क्या है, एक आपकी एबिलिटी है किसी से वो चीजें कराने की जो वो कभी खुद से ना करे, है ना। साथ ही में देखिए लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, कम्युनिस्ट थिंकर, ठीक है, मार्क्सिस्ट थिंकर, वो बताते हैं द क्वेश्चन ऑफ पावर कैन नॉट बी इन्वेटेड और ब्रूस्ड असाइड बिकॉज इट इज द की क्वेश्चन डिटरमाइनिंग एवरीथिंग इन रिवॉल्यूशंस डेवलपमेंट एंड इन इट्स फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, बेसिकली जो लेनिन थे कैपिटलिज्म के अपोज बात करते थे और वो कहते थे कि जब आपको रिवॉल्यूशन लाना है तो विदाउट पावर के आप रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते हो। अगर आपको सत्ता पलट करनी है तो आपको अपने हाथ में पावर लेनी ही पड़ेगी, और पावर का जो रिलेवेंस है वो फॉरेन पॉलिसीज में और साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी पावर का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। वहीं पे थॉमस हॉब्स कहते हैं पावर ओवर, ठीक है, पावर ओवर यानी क्या, इसका ये क्या होता है, निगेटिव मीनिंग है ये पावर का, यानी कि किसी के ऊपर जो है वो कमांड करना, ठीक है, किसी को डोमिनेट करना, उसे कहा जाता है पावर ओवर। पावर सिंपली इज नो मोर बट द एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ वन अबव दैट ऑफ द अनदर। यानी कि पावर क्या है, पावर अकॉर्डिंग टू हॉब्स क्या है, किसी और के ऊपर सत्ता चलाने के लिए, ठीक है, किसी और को अपने से कम दिखाने के लिए या किसी और को से अपने वो काम कराने की जो वो कभी ना करे, इसी के लिए पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इवन उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी उन्होंने पावर के बारे में बात की है। ठीक है, 3 लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, आप थॉमस हॉब्स ने तो दी है, आप मुझे कमेंट में बताइए और कौन 2 लोग हैं जिन्होंने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, कमेंट्स में मुझे आंसर करिए इसे।
ठीक है। मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर देखते हैं। मैक्स वेबर का जो वर्क है अथॉरिटी पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे जब हम अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, पावर इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन अ सोशल रिलेशनशिप will be in a position to carry out his will despite resistance। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो सोशल लाइफ है हमारी है, जो सोशल रिलेशनशिप है, उसमें पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। व्हाई? बिकॉज इन एवरी सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में आप रहो, ठीक है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप किसी से प्यार कर रहे हो, तो उन हर एक सोशल रिलेशन में एक एक व्यक्ति जो है वो कमांडिंग पोजीशन में रहता ही है। जैसे कि हमारी पैट्रियार्चिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान या पितृसत्ता प्रधान हमारा कंट्री है, हमारी सोच है अक्सर लोगों की इंडिया में, तो वहां पे इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? वो एक सोशल रिलेशन यानी कि हमारी एक फैमिली है, फैमिली इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? फादर को दिया जाता है। ठीक है, तो उनकी पोजीशन क्या हो जाती है? कमांडिंग पोजीशन हो जाती है, और वो कहते हैं वही फैमिली को भी करना पड़ता है। तो इसी तरह से पावर को मैक्स वेबर ने बताया है कि सोशल रिलेशनशिप में जो है वो पावर का पोजीशन से लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वहीं पे रॉबर्ट डायल कहते हैं, अगेन रॉबर्ट डायल कौन है? ये एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, याद रखिएगा इनका नाम। उन्होंने एक आइडिया दिया था, इनिशिएटिव आइडिया पावर को लेकर। उसमें वो कहते हैं ए हैज अ पावर ओवर बी इन एक्सटेंट दैट ही कैन गेट बी डू समथिंग दैट बी विल नॉट डू अदरवाइज। ठीक है, यानी कि ए एक एक्टर है, उसके पास अगर पावर है तो वो बी से वो सारे काम करा सकता है जो बी नहीं करना चाहता। वहीं पे हैना एरेंट, जिनका पावर से रिलेटेड बहुत सारे उनके बुक्स में भी उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म जो उनकी बुक थी उसमें भी पावर के बारे में उन्होंने बात की है, और पावर और वायलेंस को, पावर और अथॉरिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया है एंड डिस्टिंग्विश किया है हैना एरेंट ने। हम आगे हैना एरेंट को भी पढ़ने वाले हैं और उनकी पावर की डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हैना एरेंट कहते हैं पावर इज अ एबिलिटी नॉट जस्ट टू एक्ट बट एक्ट इन अ कॉन्सर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हैना एरेंट पावर को क्या कहती है? वो कलेक्टिव पावर की बात करती है। वो कहती है कि सोसाइटी में जो है वो हर एक ग्रुप के पास पावर होना चाहिए, और पावर का मतलब ये नहीं कि आपको कोई चीज करनी है, पावर का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, लेकिन आपको ये लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, बट एक्ट इन अ कंसर्ट। वहीं पे माइकल फूको, जिन्होंने भी पावर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनका भी पावर का थ्योरी हम देखेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू माइकल फूको, power as such does not exist, but power needs to be considered as a productive network which runs through the whole society। ठीक है, अब पावर को इन्होंने एक तरह से कैपिलरीज कहा था। कैपिलरीज क्या होती है? धमनियां हमारी, ठीक है, नसें, जिनसे खून हर जगह पे बहता है, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज वेन्स को फॉर्म करती है, और वेन्स के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई होता है। तो माइकल फूको का कहना है कि पावर क्या है? पावर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हर जगह पे, यानी कि हर एक सोसाइटी के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई अकेला पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आपको पावर का सही से इस्तेमाल करना है तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा लोगों में, तब जाके वो एक प्रोडक्टिव नेटवर्क बनेगा और सोसाइटी में सबको ही उसका फायदा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट कोड्स हमने देखे हैं पावर के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है एग्जाम में, अगर आपने देखे हैं पुराने क्वेश्चन पेपर तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने जितना हो सके उतना ज्यादा डिटेल में जो है वो इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैक्स वेबर का। ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है वो पावर और अथॉरिटी के बारे में बात की थी। उन्होंने 3 टाइप्स की अथॉरिटी की बात की थी यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं मैक्स वेबर theoretical model who characterize power as the chance of man or a number of men to realize their own will in a communal action even against the resistance of the others who are protecting in action। ठीक है, यहाँ पे क्या बात करते हैं? उनका डिस्क्रिप्शन है पावर का, क्या होता है? इट्स अ मॉडल, थियोरेटिकल मॉडल हु कैरेक्टराइज पावर एज द चांस ऑफ मैन और अ नंबर ऑफ मैन टू रियलाइज देयर ओन विल। ठीक है, अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हो, ठीक है, कम्युनिटी में कुछ लोग डिवाइड होते हैं, कहीं पे 30 लोग हैं, कहीं पे 50 लोग हैं। अब वहां पे जिनके पास ज्यादा लोगों के पास अगर पावर रहेगा, जिनका स्ट्रेंथ ज्यादा है,
वो क्या करेंगे, वो आपको वो चीजें करने के लिए मजबूर कर देंगे। वो जो छोटा ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप से वो सारी चीजें करवाएंगे जो वो ग्रुप नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि यही तो होता है इंडिया में। हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इज ए सिक्युलर कंट्री, है ना। सर्वधर्म समभाव वाली भावना हमारे इंडियन लोगों में होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। अगर हम किसी एक ही रिलीजन या एक ही कास्ट को अगर हम डोमिनेंट पोजीशन पे रख लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगे, अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे। लेकिन जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो खत्म हो सकती है इसकी वजह से। तो लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि पावर का मीनिंग ही यही होता है, जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है ना वही सबको चलाते हैं। मैक्स वेबर ने जो है वो ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथोरिटी को जो है, प्राधिकरण को जो है वो ऑथोरिटी आने पे यहाँ होता है लीडर, ठीक है, ऑथोरिटी जिसके पास पावर होती है, इस तरह से पावर का यूटिलाइजेशन किया जाता है यहाँ पे, उसे कहा जाता है अथॉरिटी, ठीक है। तो उन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी बताई थी, एक थी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी थी कैरिस्मेटिक और तीसरी थी लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी। अब क्या होती है ये, ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक प्राधिकरण। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई प्राधिकरण। साथ ही में लीगल रैशनल अथॉरिटी का मतलब होता है कानूनी और तर्क संगत प्राधिकरण, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था। अब बताया है इन्होंने सोर्स, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी को सोर्स कहां से मिलता है, पावर का सोर्स क्या है इनका, लेजिटिमेट बाय अ लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग कस्टम्स। जब हम पुराने पीरियड में जाते हैं, एंशियंट पीरियड में हम देखते थे कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हम पकड़ लेते कि एक मोनार्की थी, एक राजा था, ठीक है, तो राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता था, है ना। लेकिन आज के टाइम में हमें ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन पुराने टाइम में जब ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, पारंपरिक तरीकों में, तो क्या होता था, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था और एक एक तरह का कस्टम था ये। वहीं पे कैरिस्मेटिक लीडरशिप का सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, बेस्ड ऑन लीडरशिप्स एंड पर्सनल क्वालिटीज, ठीक है। अब इसे मैं जब एग्जांपल में मैं बताऊंगा तब आपको और डिटेल में समझेगा। साथ ही में लीगल रैशनल अथॉरिटी का सोर्स ऑफ पावर क्या है, ऑथोरिटी रिसाइड्स इन ऑफिस एंड नॉट इन अ पर्सन, यानी कि जो हमारे सरकार के पास जो अथॉरिटी होती है हम उसे लीगल और रैशनल अथॉरिटी कहते हैं। वहीं पे लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी की हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा है मोनार्की, राजा, राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी जो होती है उनके हाथ में सत्ता दी जाती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी में। वहीं पे कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की जो है वो लीडरशिप स्टाइल कैसी होती है, डायनामिक पर्सनैलिटी। यहाँ पे आप मोदी जी का एग्जाम्पल ले सकते हो या नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तब ये जो है तीनों भी अथॉरिटी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तीसरा है, देखिए लीगल अथॉरिटी का लीडरशिप स्टाइल क्या है, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स, है ना, हमारे नेता लोग, वो क्या है यहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स उन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एग्जाम है, पैट्रियार्ची पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, पैट्रियार्की पुरुष प्रधान, है ना, पितृसत्ता संस्कृति हमारी, क्या होता है, हर एक घर में लीडर कौन होता है, फादर होता है। फादर के बाद लीडर कौन बनता है, घर का बेटा बनता है। तो ये एक तरह का ट्रेडिशन है, कस्टम है ना, सदियों से चला आ रहा है ये कस्टम है। तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल होगा। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी 2014 के इलेक्शंस के पहले जिस तरह से मोदी जी ने जगह जगह पे जाके स्पीच दिए, तो उनकी जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटीज थी उनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक है। आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि बीजेपी के मुझे उस एक नेता का नाम बताओ जिसकी वजह से बीजेपी आज सत्ता में है, तो आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आएगा, जो कि है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का नाम, ठीक है। तो इस तरह के कैरिस्मेटिक जब लीडरशिप क्वालिटीज आप में होती है तो आप सबसे हटकर बन जाते हो, है ना, सबसे बेहतर दिखते हो। 100 लोगों के बीच में भी अगर आप में अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो आपका दर्जा बढ़ जाता है वहां पे। वहीं पे गांधी जी के पास लीडरशिप क्वालिटीज थी। जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जिनके इन्फ्लुएंस में आकर लोग वो काम करते थे जो उनको करना भी नहीं है। मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के। वहीं पे लीगल रैशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मॉडर्न ब्रिटिश पार्लियामेंट या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम भी क्या हो जाएगा, लीगल अथॉरिटी का एक तरह से एग्जाम्पल बन जाता है ये। तो आई होप यहाँ पे आपका जो है मैक्स वेबर के जो
3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है, उससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उससे मतलब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होता है, कैरिस्मेटिक क्या होता है। आपको सेपरेटली पूछा जा सकता है कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर फॉर द कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक पर्सनैलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज जो है वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी या उस पर्सन के पास होनी चाहिए, तभी जाके वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेचर ऑफ पावर। पावर का नेचर किस तरह से है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर के फीचर्स हम देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पावर के फीचर्स क्या होने चाहिए, कुछ फीचर्स देखते हैं। अराउंड 5 फीचर्स मैंने दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट फीचर देखते हैं, सच फीचर इट इज यूज्ड इन अ रिलेशनल सेंस व्हेन देयर इज ओनली वन एक्टर और एलिमेंट द इशू पावर डज नॉट अराइज, सो पावर इज ऑलवेज व्यूड इन द बैकग्राउंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर सोसाइटी में सिर्फ एक ही इंसान रहता है, ठीक है, तो पावर का तो कोई स्ट्रगल ही नहीं होगा वहां पे, है ना, क्योंकि वो अकेला ही रहता है। जो भी पावर रहेंगे उस अकेले के लिए ही रहेंगे। इसलिए अगर पावर को आपको समझना है या पावर को जानना है तो सोशल रिलेशनशिप के द्वारा, या जो रिलेशनशिप है जब 10 लोग एक साथ आ जाते हैं तब पावर का स्ट्रगल शुरू होता है। एक लौता इंसान जब रहता है तब पावर का कोई इशू नहीं होता है। सेकंड प्लेस में देखते हैं हम क्या होता है, पावर इज डिसएग्रीगेटेड नॉन क्यूमुलेटिव, इट इज शेयर एंड बार्टर्ड बाय न्यूमरस ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि प्लूरलिस्ट का कहना क्या होता है कि पावर जो है वो किसी एक इंसान के पास नहीं होती है। पावर जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है। अलग अलग तरह की सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं, सभी के पास पावर होती है। एग्जाम्पल के तौर में देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट को पावर दी है कायदे या कानून बनाने की, लेकिन अगर वो कोई गलत कायदे या कानून बनाते हैं तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी पावर दिया है कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं है तो उस कानून को वो नल या वॉइड भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारे यहाँ पे। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और जुडिशियरी, इन तीनों में पावर को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है। Thirdly, in a class society, there are a diverse interests, and each power center represent a particular interest. In capitalist society, there are several classes. ठीक है, तो क्या होता है, अगर एक सोसाइटी में अगर हम कास्ट या कम्युनिटी की बात की, अगर हमने एक कास्ट के पास बहुत ज्यादा पावर दे दी तो वो क्या करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट में ही काम करेगा, अपने जाति के लोगों के लिए या अपने कास्ट के जो भी लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए ही वो काम करेगा। लेकिन जो कैपिटलिस्ट क्लास सोसाइटी होती है वहां पे सेवरल क्लासेस होते हैं, गरीब अमीर, अलग अलग तरह के क्लास होते हैं, अमीर में भी और ज्यादा अमीर लोग होते हैं। तो वहां पे पावर जो है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सब लोग क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए ही पावर का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थली, मैक्लेवेर ने कुछ बताया है पावर के बारे में, वो देखते हैं। मैक्लेवेर इज ऑफ द ओपिनियन दैट पावर इज अ कंडीशनल कंसेप्ट। ठीक है, कंडीशनल कंसेप्ट है पावर। Maclever says is an ability to command service from other. Power is not something which is permanently fixed. It is a subject to change and it has various sources. ठीक है, यहाँ पे क्या बेसिकली क्या कहने की बात कर रहे हैं मैक्लेवर कि पावर क्या है, इट इज योर एबिलिटी टू कमांड सर्विस फ्रॉम अदर। लोगों से वो सारे काम करवाने जो वो नहीं करना चाहते, वो काम लोगों से करवाने की एबिलिटी को वो पावर कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि पावर किसी के पास परमानेंटली नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सत्ता की बात करें, सरकार की बात करें तो 2014 के पहले पावर किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी। 2014 के बाद क्या है, पावर चेंज हो चुकी है, किसके पास आ गई है, बीजेपी के पास आ गई है। अब 2024 में जो इलेक्शन होगा तब फिर से पावर बदलेगी या फिर अगेन बीजेपी के पास ही रहेगी। लेकिन पावर क्या है, परमानेंटली नहीं रहती है किसी के पास, वो फिक्स नहीं होती है, टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहती है और उसके अलग अलग सोर्सेस होते हैं। फिफ्थली देखते हैं, पावर यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नोशन, हाउ इट इज यूज्ड, व्हाट consequences is produced and how it is to be achieved are in a real sense complex। ठीक है, देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स नोशन है पावर का। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि पावर किस तरह से यूज की जा रही है, हाउ इट इज यूज्ड, जिस तरह से यूज की गई है उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और पावर से क्या आपने रियल में अचीव किया है,
इन सारी चीजों को समझना, इनका सेंस करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, ढाल यूजेस द टर्म इन्फ्लुएंस टू मीन पावर। ठीक है, यानी कि क्या पावर का इन्फ्लुएंस है वो जानना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और यही जो चीज है वो रॉबर्ट डाल ने, उनकी एक थ्योरी है इन्फ्लुएंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्फ्लुएंटिव पावर की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसिव पावर की। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पावर के वेरियस सोर्सेस, कहां से आपको पावर मिल सकती है। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में 3-4 सोर्सेस दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ पावर, है ना, निम्नलिखित में से कौन से जो है वो पावर के सोर्स है या स्रोत है, तो आपको वो पता होना चाहिए। पावर कम्स फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेस, ईच ऑफ विच हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द टारगेट्स ऑफ दैट पावर। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस होते हैं पावर के। ठीक है, और जिस सोर्स से वो निकल कर आ रही है उससे किसे टारगेट किया जाता है या किसके ऊपर वो टारगेटेड पावर जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, तो कुछ 6 टाइप में जो है वो पावर के सोर्सेस को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। फर्स्ट देखते हैं हम लेजिटिमेट सोर्स, यानी कि लेजिटिमेट पावर, इसका मतलब क्या होता है, विधि सम्मत। ठीक है, विधि सम्मत शक्ति आप इसे कह सकते हो। दूसरा है रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, निर्देश्य शक्ति। ठीक है, निर्देश्य शक्ति। एक्सपर्ट पावर का मतलब होता है विशेषज्ञ शक्ति। साथ ही में फोर्थ, जिसे हम कहते हैं रिवार्ड पावर, उसे कहा जाता है इनाम की शक्ति। उसी के बाद फिफ्थ है कोअर्सिव पावर, जिसका मतलब होता है जबरदस्ती की शक्ति। ठीक है, तो जबरदस्ती लोगों को फोर्सफुली काम करवाया जाए उसे आप कोअर्सिव पावर या जबरदस्ती शक्ति कहते हो। साथ ही में इंफॉर्मेशनल पावर, यानी कि सूचनात्मक शक्ति। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करने की, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। लेजिटिमेटेड पावर मीन्स ऑल्सो नोन एज पोजिशनल पावर। ठीक है, दिस पावर ऑफ इंडिविजुअल हैव फ्रॉम द रोल एंड स्टेटस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब पोजिशनल पावर, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप एज अ रेगुलर एम्प्लॉय अगर आप वहां पे काम कर रहे हो, तो जो कंपनी का सीईओ होता है या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, तो उसके हाथ में होती है ओरिजिनल लेजिटिमेट पावर। और ये पावर उसके पास में क्यों आती है, बिकॉज वो जॉब की हायर की अगर देखी जाए तो सबसे टॉप पोजीशन में वो होते हैं, इसलिए लेजिटिमेट पावर को क्या कहा जाता है, पोजिशनल पावर भी कहा जाता है। कोई भी कंपनी के एमडी, सीईओ, मैनेजर, प्रेसिडेंट के पास जो है वो पोजिशनल पावर होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेफरेंट पावर, यानी कि निर्देश शक्ति। रेफरेंट पावर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू अट्रैक्ट अदर्स एंड बिल्ड देयर फेथफुलनेस। ठीक है, अब रेफरेंट पावर एक तरह से कैसी पावर होती है, लीडरशिप क्वालिटी आप उसे कहोगे, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी की बात हो रही है यहाँ पे एग्जांपल में मोदी जी ले लीजिए, क्या है उनके पास जो लीडरशिप क्वालिटी है, जिस तरह से उनके स्पीच होते हैं उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना, अट्रैक्ट होते हैं और लोग उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि जो भी ये कह रहे हैं वो सच में सच होने वाला है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएंगी, सबको रहने के लिए घर मिलेंगे। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, सबको स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा। हालांकि ये एक भी चीज की नहीं है गवर्नमेंट ने, कोशिश, हाँ हालांकि कोशिश शुरू है, लेकिन अचीव एक भी चीज नहीं की है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्पीच में इन सारी चीजों को बताया था, उस चीजों से हम अट्रैक्ट हो गए थे और फेथफुलनेस, यानी कि हमारा भरोसा हुआ था बीजेपी पे कि आज तक जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी जरूर करेंगी। ठीक है, तो उसे आप रेफरेंट पावर की कैटेगरी में डाल सकते हो। थर्ड हो जाएगा आपका एक्सपर्ट पावर, यानी कि विशेषज्ञ शक्ति। एक्सपर्ट पावर ड्रॉज फ्रॉम पर्सनल्स एबिलिटी एंड नॉलेज एंड इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज हाई नीड फॉर देम। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे एक्सपर्ट पावर, यानी कि यहाँ पे नॉलेज की पावर की बात हो रही है। ठीक है, आपकी एबिलिटी, आपके नॉलेज की, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने इंस्टीट्यूशन को या जहां पे भी आप काम करते हो उसे और किस तरह से आप ज्यादा बेनिफिट दिला सकते हो। ठीक है, और उनकी जरूरत के वक्त आप अपने एक्सपर्ट पावर का यूज करके और अच्छा आउटकम कैसे ला सकते हो, उसे कहा जाता है
एक्सपर्ट पावर। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम रिवॉर्ड पावर, इनाम की शक्ति। रिवॉर्ड पावर्स कम फ्रॉम द एबिलिटी टू बिस्टो वैल्यूड मटेरियल रिवॉर्ड्स और क्रिएट पॉजिटिव इंसेंटिव्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है सरकार की। क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग जो है वो स्त्री भ्रूण हत्या को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिवॉर्ड रख दिया। जिसको भी बेटी होंगी उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा, उनको उनके अकाउंट में सालाना पैसे डाले जाएंगे ताकि 18 साल की उम्र के बाद जो है वो लड़की को वो पैसे मिलेंगे और वो अपने एजुकेशन के लिए यूज कर सकती है, अपने शादी के लिए यूज कर सकती है, ताकि पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर ना आए कि लड़कियों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना है, इतना खर्चा कहाँ से करे। तो ये एक तरह का रिवॉर्ड है ना, मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड है ये, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि चलो भाई बेटी हो जाए तो आप स्त्री भ्रूण हत्या मत करो, सरकार आपको मदद करेंगी उसके पालन पोषण के लिए। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है, रिवॉर्ड है, और एक तरह का ये रिवॉर्डिंग पावर है। इसके चलते लोग इन्फ्लुएंस होकर स्त्री भ्रूण हत्या कम करने की मतलब कोशिश की जा सकती है सरकार द्वारा। एक हो जाएगा कोअर्सिव पावर, यानी कि किसी को भी मार के डरा धमका के कोई भी काम कराना, ठीक है, उसे आप कहोगे कोअर्सिव एक्शन या पावर। Coercive power is the means and application of sanction and other negative outcomes। ठीक है, तो बेसिकली कोअर्सिव पावर कहाँ पे आ जाएगा, निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पावर में ही आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को फोर्स कर रहे हो, कोअर्सिव पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, उनको जो चीजें नहीं करनी है आप उनसे जबरदस्ती वो चीजें करवा रहे हो, डरा के धमका के या कुछ पनिशमेंट देने के नाम से। वहीं पे देखते हैं इंफॉर्मेशनल पावर। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन डेटा ये सबसे बड़ा पावर का सोर्स है। जिसके पास डेटा होता है वो कुछ भी कर सकता है ना। आज के 21st सेंचुरी में इंफॉर्मेशन पावर, डेटा की पावर सबसे बड़ी है। यही पे देखते हैं मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशनल पावर, यानी कि क्या हो जाएगा, सूचनात्मक शक्ति। इंफॉर्मेशनल पावर डिराइव्स फ्रॉम द एक्सेस टू फैक्ट्स एंड नॉलेज दैट हेल्प्स फाइंड हेल्पफुल और वैल्यूएबल। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उन इंफॉर्मेशन का फैक्ट बेस्ड स्टडी करना, उससे नॉलेज गेन करना, ठीक है, क्या हो सकता है, ये वैल्यूएबल हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सरकार में अगर आपको रहना है, अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि पुरानी सरकार ने कौन से बुरे काम किए थे, अगर आपके पास ये डेटा है तो आप उन बुरे कामों को किस तरह से अच्छा किया जाए या किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाए, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो इंफॉर्मेशनल पावर से। तो ये कुछ हमने सोर्सेस देखे पावर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर। ठीक है, क्या होती है कन्वेंशनल सोर्स, क्या होती है, ठीक है, वेरियस थियोरीज क्या होती है पावर की, दो तरह से पावर को डिवाइड किया जाएगा। तो इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून और शेयर करिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो। और जब भी आप स्टडी कर रहे हो साथ में पेन और पेपर लेके बैठिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताता हूं जो कि स्लाइड में नहीं दी होती है और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ पावर करेंगे, साथ ही में एलिटिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी, हैना एरेंट का क्या अनकन्वेंशनल थ्योरीज था, महात्मा गांधी जी का क्या व्यू था, बहुत सारी चीजें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून एंड टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।